Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री NCERT ऑफ क्लास 6 इस चैप्टर नंबर 8 दैट इज वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। आज इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की हम लोग यहाँ पर समरी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल का मतलब कि जो चीज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है वो उसका मतलब होता है वाइटल। और थ्राइविंग मतलब कि कोई चीज़ जब बढ़ रही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इस चैप्टर का एक्चुअल मीनिंग है कि इम्पॉर्टेंट विलेजेस और जो टाउन्स वगैरह में ग्रोथ हो रही थी, तो उस तरह की ग्रोथ वगैरह जो टाउन्स में हो रही थी, तो उससे रिलेटेड एक कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ इसके वेरी फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। आप इस रिस्पेक्टिव टॉपिक में हमको क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर में मतलब कि किसानी में जो आयरन के टूल्स थे उनका किस तरीके से यूज़ होता था। ठीक है, क्या क्या मतलब कौन कौन सा आयरन टूल्स यूज़ होते थे एग्रीकल्चर में। तो जो आयरन का यूज़ है, जो आयरन का जो भी यूज़ वगैरह स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 3000 ईयर्स पहले, 3000 साल पहले आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ था। तो उसमें आयरन के जो टूल्स और वेपन्स थे उनका बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हम लोग को सबसे पहले मेगालिथिक ब्यूरल्स में देखने को मिला था। मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था मेगालिथिक ब्यूरल्स में, जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोग को आयरन के टूल्स और आयरन के वेपन्स काफ़ी सारे देखने को वहाँ पर मिले थे। तो वही समवट अराउंड 25 ईयर्स पहले, 2500 साल पहले वहाँ पे एक ऐसा एविडेंस मतलब कि एक ऐसा साक्ष्य मिला जिससे कि ये पता चला कि वहाँ पे आयरन टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब किस तरीके के टूल्स का था? तो टूल्स थे एक्सेस मतलब कि जो फॉरेस्ट वगैरह को क्लीन करने के काम आता है, एक आयरन का टूल होता है एक्सेस, तो वो था। आयरन प्लॉशेयर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में कि सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, सॉइल को मिक्स करने के लिए आयरन का प्लॉशेयर यूज़ करते थे, राइट। तो वो आयरन का प्लॉशेयर मिला था। और ये जो मतलब जैसे मैंने बताया प्लॉशेयर जो था वो आता था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, तो इसके लिए प्लॉशेयर काम आता था। तो ये इस तरीके के टूल्स थे जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते थे, जो कि आयरन से बने हुए थे। वापस से बताती हूँ, एक था एक्सिस और दूसरा था प्लॉशेयर। ठीक है, तो ये दोनों टूल्स यहाँ पर यूज़ होते थे। फाइन, नेक्स्ट आगे हम लोग का अब है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। अब और क्या स्टेप्स लिए गए थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में? अच्छा, अब जो किंग्स और किंगडम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है काफ़ी पहले से, वो इसी वजह से एग्जिस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें विलेजेस के जो लोग था उनका सपोर्ट मिल रहा था। अगर उन्हें विलेज के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, विलेज के लोग अगर उनको टैक्सेस वगैरह इतना ज़्यादा जो भी पे कर रहे थे वो नहीं कर रहे होते, तो ये किंग्स और किंगडम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट। तो अब वहाँ पे क्या फार्मर्स ने एक नया टूल यूज़ किया था, एक नया मेथड निकाला जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 5 को स्टडी कर सकते हो। तो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि पहले जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे। पहले के फार्मर्स मतलब जो भी ग्रेन्स जो भी सीड होती थी उसको मिट्टी में डालते थे, तो वहाँ पे जो भी उनका पेड़ होता था वो ग्रो करता था। बट उन्होंने फिर एक नया तरीका निकाला कि वो छोटे छोटे सैपलिंग्स मतलब कि इतने छोटे छोटे पौधे वो लोग ग्रो करने लगे, और उनको ग्रो करके वो उस पौधे को उस प्लांट को वहाँ से, उस सैपलिंग को वहाँ से निकाल लेते थे, और फिर उसको जाके उनका जो फार्म होता था वहाँ पे उस सैपलिंग को वो प्लांट कर देते थे। तो इससे क्या होता था, इससे जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, तो इसलिए इस मेथड को बोलते थे ट्रांसप्लांटेशन। तो ये इस मेथड को यूज करते थे फार्मर्स। तो अब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इरिगेशन भी यूज होने लगा। ठीक है, इरिगेशन का जो काम था वो इस टाइम पे बना था कि जैसे कि उसमें कैनाल्स बने थे, वेल्स थे, टैंक्स थे, आर्टिफिशियल लेक्स थे, तो ये सारी चीज़ें इरिगेशन की हेल्प से बनाई गई थी। ठीक है,
अब जो विलेजेस होते थे, विलेजेस में कौन रहता था, हु लिव्ड इन द विलेजेस, तो वहाँ पे 3 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लोग हुआ करते थे जो विलेजेस में रहते थे। अब ये सादर्न और नॉर्दर्न पार्ट, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है, सादर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो तमिल रीजन है, तमिल रीजन की बात करेंगे। तो तमिल रीजन मतलब कि नीचे साइड में, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, मतलब कि हम लोग अभी सबसे पहले सदर्न पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो जो तमिल रीजन है, तो जैसे कि सदर्न पार्ट के बारे में बात करें तो सदर्न पार्ट जैसे था, तो वहाँ पे जो तमिल रीजन था उसमें हर मतलब जिस लोगों के लिए अलग अलग तरीके के नाम डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब क्या एग्जाम्पल था, तो जैसे तमिल रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो लैंड ओनर्स होते थे, मतलब लार्ज लैंड ओनर्स, मतलब कि जो जो बड़ी ज़मीनों के मालिक होते थे, तो उनको बोला जाता था वेल्लालर, ठीक है। इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो जो तमिल रीजन के जो लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे उनको बोला जाता था वेल्लालर। अब जो उसके सिवा जो ऑर्डनरी प्लॉमैन हुआ करते थे, मतलब कि जो ऑर्डनरी नॉर्मल लोग हुआ करते थे, जो कि प्लॉमेंस मतलब जो प्लॉक को यूज़ करके और सॉइल वगैरह को फर्टाइल करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करते थे, तो वो सब जो लोग होते थे उनको बोला जाता था उज़ावर, ठीक है, उज़ावर। और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे, मतलब कि जिन लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, तो जो लोग दूसरों की ज़मीन में जाकर के काम करते थे वो लेबर्स, और जो स्लेव्स होते थे मतलब जो गुलाम हुआ करते थे, तो उन लोग को बोला जाता था कदैसियार और अदीमई, ठीक है, कदैसियार और अदीमई। तो यहाँ पे ये चार टर्म्स यूज होते थे, पहला है वेलालर, दूसरा है उजावर, तीसरा है कदैसियार और चौथा है अदीमई, ठीक है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे ये यूज हुआ करते थे। अब अभी हम लोग सदर्न पार्ट के बारे में पढ़ा था। अब अगर नॉर्दर्न पार्ट के बारे में बात करें तो जो वहाँ पे जो विलेज का हेडमैन हुआ था, मतलब कि विलेज का जो सरपंच हुआ होता था, उसको बोला जाता था ग्राम भोजक, ठीक है, उसको बोला जाता था ग्राम भोजक। तो अब वहाँ पे एक ये तरीका होता था, जैसे कि एक फैमिली से कोई पर्सन विलेज का हेडमैन बन गया, तो अब उसी फैमिली में जो आगे जो पर्सन होगा वही हेडमैन बनता चला जाएगा। जैसे कि सबसे पहले कोई पर्सन है वो हेडमैन बन गया, ठीक है, अब उनका जो बेटा होगा वो नेक्स्ट विलेज का हेडमैन बनेगा, फिर उनके बेटे का जो बेटा होगा वो विलेज का हेडमैन बनेगा। तो इस तरीके से एक ही फैमिली की जो जनरेशन्स होती रहती थी वही विलेज के हेडमैन बनते जाते थे, ठीक है। तो अगर इसको सिंपल टर्म्स में कहें तो इसको बोल सकते हैं हम लोग पोस्ट वॉज हेरिडेटरी, मतलब कि इट वॉज हेरिडेटरी, कि एक ही फैमिली के पर्सन टू पर्सन ये जो पोस्ट थी ये शिफ्ट होती जाती थी। अब जो ग्राम भोजक होते थे वो लार्जेस्ट लैंड ओनर भी हुआ करते थे, मतलब कि जो सबसे बड़ी ज़मीन होती थी उसके मालिक भी ग्राम भोजक ही हुआ करते थे, ठीक है। अब उनके पास स्लेव्स होते थे, मतलब कि गुलाम होते थे उनके पास उनके, और वो वर्कर्स जो थे, जो काम करने वाले लोग होते थे, उनको हायर करते थे ताकि वो लैंड को कल्टीवेट कर सके, मतलब कि जो भी उनकी फार्मिंग हुई है या जो भी चीज़ें हैं तो उन सब चीज़ों को कल्टीवेट कर सके, ठीक है। उसके सिवा वो काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, और जो किंग होते थे, जो राजा होते थे उस वहाँ के, तो राजा उन्हीं से कहा करते थे कि आप अपने विलेज का पूरा टैक्स कलेक्ट कर लो। किससे? जो ग्राम भोजक हुआ करते थे, मतलब कि विलेज के जो हेडमैन होते थे वही अपने विलेज का पूरा टैक्स भी कलेक्ट करा करते थे, और ज़रूरत पड़ने पे वो एज अ जज भी काम करते थे और एज अ पुलिस मैन भी काम करते थे। ऐसी कोई सिचुएशन अगर होती थी जिसमें उनको जज बनना पड़ता था तो वो भी बनते थे, और ऐसी कोई सिचुएशन होती थी जिसमें उनको पुलिस मैन बनना पड़ता था तो वो भी बनते थे, ठीक है। अब इनके सिवा, ग्राम भोजक के सिवा वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, मतलब कि जिनको किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं थे या किसी दूसरे के खेत में काम करना या ऐसा कुछ नहीं थे, तो उनको बोला जाता था गृहपतिज, ठीक है, जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं थे उनको बोला जाता था गृहपतिज। और इसमें कि ज़्यादातर वो लोग होते थे जो छोटे छोटे ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे, मेनली वो लोग होते थे गृहपतिज। और फिर इसके सिवा जो मेन और वुमेन हुआ करते थे वहाँ पे उनको बोला जाता था दास कर्माकर, ओके, दास कर्माकर। जिनके पास खुद की ज़मीन वगैरह नहीं होती थी उनको बोला जाता था दास कर्माकर, और जिनको अपनी जो रहन सहन है उन सब चीज़ों के लिए उन्हें
दूर से लोगों की ज़मीनों पे जाके काम करना पड़ता था अपनी लिविंग को चलाने के लिए, तो वो लोगों को बोला जाता था दास कर्माकर। ठीक है। अब इन विलेजेस में और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर, तो ये सारे लोग भी वहाँ पर विलेजेस में हुआ करते थे। ठीक है। द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन, अब तमिल की सबसे पहली कॉम्पोजिशन, ठीक है, कुछ तमिल की जो कॉम्पोजिशंस हैं, जो तमिल में जो भी कॉम्पोजिशंस करी गई हैं, उनको बोला जाता है संगम लिटरेचर। ठीक है, संगम लिटरेचर बोला जाता है, जो कि अराउंड 2300 ईयर्स पहले कंपोज करी गई थी। अब ये जो टेक्स्ट हैं इनको संगम कहा जाता है, जो भी टेक्स्ट उसमें तमिल कॉम्पोजिशन में लिखे हैं उनको संगम कहा जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो टेक्स्ट वगैरह लिखे गए हैं ये तब कंपोज हुए थे और इनको असेंबलीज में कंबाइन किया गया था। ये कंपोज हुए थे और फिर इनको असेंबलीज में कंबाइन किया गया था। तो जो असेंबलीज में जो कंपाइलेशन हुआ था असेंबलीज में, उसको बोला जाता है संगम। ठीक है। और तो इसी से इसका नाम पड़ा था संगम लिटरेचर। जो असेंबलीज में जो उसको कंपाइल किया गया तो उसको बोला जाता है संगम, तो वहीं से इसका नाम पड़ा, दैट इज संगम। तो जो पोएट्स थे वो सिटी ऑफ मदुरई में रहते थे और वहीं पे ये इसको कंपोज करा था। तो जो तमिल के टर्म्स हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा तमिल लिटरेचर में, राइट, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि सदर्न पार्ट में क्या क्या टर्म्स यूज होते थे डिफरेंट लोगों के लिए। तो ये सारे टर्म्स थे वो संगम लिटरेचर से ही लिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंडिंग अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। अब आपने मे बी जटाकास के बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट जनरली ये एक फेमस टर्म है, दैट इज जटाकास। ठीक है। तो वहाँ पर जो स्टोरीज होती थी, उसमें जो स्टोरीज लिखी हैं, जो स्टोरीज में हैं, तो जनरली जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल होते थे वही लोग उन स्टोरीज को लिखते थे, वही लोग उन स्टोरीज को कंपोज करते थे। ठीक है। फिर उन स्टोरीज जो लिखी गई हैं उनको प्रिजर्व करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो उन स्टोरीज को प्रिजर्व करते थे। अब यहाँ पर नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल है जटाका स्टोरी का, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। द क्लेवर पुअर मैन, चालाक गरीब आदमी। ठीक है। तो एक बार की बात है, एक क्लेवर पुअर यंग मैन था जो कि सिटी में रहा करता था। वो क्या काम करता था? वो जो डेड रैट होते थे, मतलब कि मरे हुए चूहे होते थे, वो उनको सेल करता था होटल्स वगैरह में, ताकि वहाँ पे जो कैट वगैरह हुए वो उनको उन रैट्स को खा सके। तो ये काम वो करता था। एक दिन एक बार बहुत तेज आंधी आई, वहाँ पे किंग जो था, किंग का जो गार्डन था वो पूरा गंदा हो गया। गार्डन ब्रांचेस और लीव से, मतलब पेड़ की डालियाँ और पत्तियों से जो किंग का गार्डन था पूरा का पूरा गंदा हो गया। अब वहाँ पे जो गार्डनर था वो सोच में पड़ गया कि अरे अब मैं इसको कैसे साफ करूँगा, जो इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है मैं इसको कैसे साफ करूँगा। तो जो क्लेवर पुअर यंग मैन था पहले, जो कि डेड रैट्स को बेचता था, उसने उस गार्डनर से कहा कि अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं ये इसको क्लीन कर सकता हूँ इस गार्डन को, और इसमें ये रहेगा कि इसमें जो वुड्स और जो लीव्स, मतलब कि जो पेड़ की डालियाँ, लकड़ी और जो पत्तियाँ निकलेंगी उनको मैं अपने पास रखूँगा। तो गार्डनर का ठीक है, आप इसको कर लो। नेक्स्ट, अब वहाँ पे तो उस यंग मैन ने किया क्या, वो छोटे बहुत सारे बच्चों को लेकर के आ गया अपने साथ, और उन बच्चों से कहा कि जो मुझे यहाँ पे ये जो वुड है और जो लकड़ियाँ हैं और जो पत्तियाँ हैं लाकर देगा, मैं उसको वहाँ पे स्वीट्स दूंगा, स्वीट्स। ठीक है, मैं स्वीट्स उस बच्चे को दूंगा। तो अब वहाँ पे सारे बच्चे चले गए और वो सारा का सारा जो भी स्टेक्स और लीव्स हो गए थे उनको कलेक्ट करके ले आए। अब बिल्कुल भी समय नहीं लगा इस काम में, और पूरा का पूरा वहाँ पे जो किंग का गार्डन था पूरा का पूरा एकदम साफ हो गया, और जो भी वहाँ पे पत्तियाँ और जो भी वुड और जो ब्रांचेस वगैरह थी उनको गेट एंट्रेंस में एकदम साइड पे अच्छे से पाइल कर दिया गया, तो अच्छे से उसका गट्टर बना करके रख दिया गया। उसी समय किंग का जो पॉटर था वो वहाँ से निकल रहा था, ठीक है, जो कि फ्यूल ढूंढ रहा था जिससे कि उसको पॉट बनाने थे। तो उसने क्या किया, उसने पूरी की पूरी जो लॉट उसने इकट्ठा करी थी लीव्स ब्रांचेस की, तो उस पॉटर ने उसको खरीद लिया और उस यंग क्लेवर मैन को उसके लिए पे कर दिया। अब जो यंग मैन था उसने नया तरीका सोचा, तो उसने क्या किया, वो एक जार बहुत बड़ा सा लेकर के आया और उसमें उसने पानी भर दिया
और वो उसको सिटी के गेट पर ले गया। अब वहाँ पर 500 ग्रास कटर्स थे, मतलब जो लोग घास वगैरह काटते थे वो लोग थे। तो उसने उस जार में जो भी वाटर उसने फिल किया था, तो उससे उसने 500 ग्रास कटर्स को पानी ऑफर किया। तो अब वो लोग बहुत, जो ग्रास कटर्स, वो काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने कहा आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, अब आप बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको हेल्प के लिए बता दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स मतलब कि जो लोग ट्रेड कर, जो मार्केट मतलब जो ट्रेडिंग मतलब एक सामान इधर से उधर पहुंचाना, जो गुड्स का ट्रेड करते थे, उन लोग से फ्रेंडशिप बनाए। एक दिन एक ट्रेडर ने उसको बताया कि कल यहाँ पर एक हॉर्स डीलर आ रहा है और जिसके पास टाउन में एक हॉर्स डीलर आ रहा है जिसके पास 500 हॉर्सेस हैं। अब ये सुन के वो जो यंग मैन था वो ग्रास कटर के पास वापस चला गया। उसने कहा मुझे आप सब लोग एक एक ग्रास का बंडल दो, घास का एक एक बंडल आप सब लोग मुझे दो। तो कितने वहाँ पे कितने ग्रास कटर्स थे? टोटल 500 ग्रास कटर्स थे। अब अगर सब ने एक एक ग्रास बंडल उस यंग क्लेवर मैन को दिया तो सारे के सारे मिलाकर उसके यंग क्लेवर मैन के पास कितने हो गए? उसके पास इन टोटल 500 बंडल्स हो गए। और उसने कहा कि अब आप लोग अपने ग्रास के जो बंडल्स हैं आप उनको तब तक नहीं बेचोगे जब तक मेरे ग्रास के बंडल सेल ना हो जाए। उन्होंने एग्री कर दिया और उसको 500 बंडल ऑफ ग्रास दे दिया। अब जब हॉर्स डीलर वहाँ पे आया तो उसको कहीं पे भी ग्रास नहीं मिली, वो कहीं पे भी ग्रास नहीं खरीद पाया, तो उसको उस यंग क्लेवर मैन से ही ग्रास खरीदनी पड़ी और उसने उसको 1000 कॉइन्स में ये घास जो थी ये सेल आउट करी। तो इस तरीके की स्टोरीज चताका टेल्स में मेंशन होती थी। ठीक है, अब हम लोग और भी कई सारे एविडेंस हैं जो हम लोग देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अर्ली सिटीज़ थी उसमें लोगों की लाइफ कैसी होती थी, इन सब चीज़ों को फाइंड करने में। अब स्कल्प्टर्स जो थे उनको मतलब बहुत अच्छी अच्छी सीन्स वगैरह होते थे जो कि जो टाउन्स और विलेजेस में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ को दिखाते थे कि कैसी लाइफ होती है उन लोगों की और ये सब चीज़ें। ठीक है, और फॉरेस्ट में भी जो लोग रहते थे उनकी लाइफ्स को दिखाते थे, उसको बोलते हैं स्कल्प्टर्स। ठीक है, बहुत सारे स्कल्प्चर्स जो थे वो रेलिंग्स को डेकोरेट करने के काम आते थे, पिलर्स को डेकोरेट करने के काम आते थे, गेटवे और बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए काम आते थे। जहाँ जहाँ पर लोग विजिट आउट करते थे तो उन सब चीज़ों को डेकोरेट करने के काम आया करते थे। अब बहुत सारी ऐसी सिटीज़ थी जो कि डेवलप हो रही थी 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, और वो सब महाजनपदास के कैपिटल्स थे जो हम लोगों ने चैप्टर 5 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वापस से बोलूँगी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप जाके चैप्टर नंबर 5 को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने जाना था वहाँ पे कि जो सिटीज़ थी वो फोर्टिफिकेशन वॉल से कवर थी। फोर्टिफिकेशन वॉल्स मतलब बहुत लंबी लंबी दीवारें होती थी, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी जिससे कि जो पूरी सिटी थी वो कवर हुआ करती थी। अब वहाँ पे जो और सिटीज़ थी वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को पॉट्स का एक रो मिला, मतलब मटके जो होते हैं उनकी एक रो मिली है और सरामिक की रिंग्स मिली है जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। ठीक है, जिनको कि रिंग वेल्स बोला जाता है। अब ऐसा लगता है कि वो किस लिए यूज़ होती होंगी, एज अ टॉयलेट्स के लिए यूज़ होती होंगी या फिर कहीं कहीं वो ड्रेन्स के लिए यूज़ होती होंगी या गार्बेज डंप करने के लिए यूज़ होती होंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये सरामिक के रिंग्स को यूज़ करा जाता होगा। अब ये जो रिंग्स हैं ये जनरली हर एक घर में पाई गई थी, हर एक घर में देखने को मिली थी। ठीक है, अब हम लोग को जो पैलेसेस थे इनके शायद ही बहुत ही मुश्किल से इनके कुछ साक्ष्य, कुछ टुकड़े मिलते हैं। जो मार्केट्स होती थी, जो घर होते थे ऑर्डिनरी पीपल के, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए डिस्कवर करने के लिए काफ़ी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। तो जो बहुत मतलब जो दूसरी चीज़ें थी वो वुड की बनी थी, मड ब्रिक की बनी थी, थाच की बनी थी। तो ये सारी चीज़ें सर्वाइव ही नहीं करी होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इन सब चीज़ों से बनी थी, ये सारी चीज़ें सर्वाइव ही नहीं करी होंगी। अब और दूसरा तरीका इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए है कि जो पुरानी सिटीज़ होती थी तो उसमें जो सेलर्स और ट्रैवलर्स होते थे वो विजिट करा करते थे उन सिटीज़ को।
तो उसमें से एक बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट मिला है जो कि एक ग्रीक सेलर का है। तो उसने वहाँ पे जो भी पोर्ट्स वहाँ पे विजिट करते थे उसने उन पोर्ट्स के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ बैरी गाजा, द ग्रीक नेम फॉर भरूच। भरूच एक जगह है जिसका कि ग्रीक नेम है बैरी गाजा। अब जो गल्फ है वहाँ बैरी गाजा में बहुत ही ज़्यादा पतली है और जनरली वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि सी से नेविगेट करना, समुद्र से वहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता है। जो शिप्स होती हैं उनको बहुत ही स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशमैन जो होते हैं वही उनको वहाँ तक ला पाते हैं, जो कि किंग के एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो बैरी गाजा पे जो भी इम्पोर्ट्स हैं वो चीज़ें हैं जो भी वहाँ से इम्पोर्ट होती हैं वो हैं वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बैरी गाजा से इम्पोर्ट होती हैं। और जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं वहाँ से उस टाउन में, तो वो क्या है, वो चीज़ें हैं प्लांट्स जो कि हिमालय से आते हैं, आइवरी, एगेट और कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सपोर्ट होती हैं। बहुत सारे स्पेशल गिफ्ट्स होते हैं वो मर्चेंट्स लाते थे किंग के लिए। तो वो क्या क्या चीज़ें होती, जैसे कि वेसल्स ऑफ सिल्वर होती थी, सिंगिंग बॉयज़ होते थे, ब्यूटीफुल विमेन होती थी, फाइन वाइन्स होती थी, फाइन क्लॉथ होती थी। ये सारे गिफ्ट्स ना किंग्स के लिए लाए जाते थे, जो मर्चेंट्स लाते थे इनको। ठीक है, अब कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स ढूंढे थे। ठीक है, तो जो पुराने जो कॉइन्स थे जो कि अराउंड 500 ईयर्स पहले थे, वो उनको बोला जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब जैसे कि यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला जाता था। क्यों, अब इसको पढ़ते हैं। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे वो जनरली रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर और या फिर राउंड शेप के होते थे। ठीक है, अब उनको मेटल शीट्स में से कट किया जाता था और उन्हें बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाता था। एक छोटी सी मेटल ग्लोब्यूल्स होते थे, मतलब कि एक स्फेरिकल बॉडी होती थी, उससे उनको एकदम फ्लैट कर दिया जाता था। जो कॉइन्स थे उनमें इंस्क्राइब नहीं किया जाता, मतलब उनमें कुछ मतलब लिखा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें स्टैम्प किया जाता था सिंबल से या डाइस से या पंचेस से, तो उनको स्टैम्प किया जाता था। तो उसी को बोलते थे हम लोग पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलती हूँ आगे नेक्स्ट। अब अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे एक छोटी सी पोयम है जो कि संगम कलेक्शन से है। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड। अब जैसे कि जो लोग होते हैं वो अपने लैंड से वाइट पैडी को कैरी करते हैं, भी एक टाइप का ग्रेन होता है, ठीक है, उसको कैरी करते हैं। तो दूसरे से जाके उसको एक्सचेंज करने के लिए लंबी लंबी रोड्स को क्रॉस करते हैं, वो भी कार्ट्स में बैठ के। सैंड जो होती है वो बिल्कुल सफ़ेद दिखती है एज द मून लाइट। वो अपनी पूरी फैमिलीज़ को लेकर ट्रैवल करते हैं और जो उनसे नफरत करते हैं वो उनको पीछे ही छोड़ते हुए जाते हैं। तो ये जो सॉल्ट मर्चेंट्स की जैसे ही डिपार्चर होता है, मतलब जैसे वो लोग निकलते हैं, तो ऑलमोस्ट पूरी सिटी खाली जैसी लगती है। तो सॉल्ट जो थी वो बहुत सारी प्रोड्यूस होती थी, जो सी कोस्ट होते थे, मतलब जो समुद्र के किनारे होते थे, वहाँ पे काफ़ी सारी सॉल्ट प्रोड्यूस होती थी। सिटीज़ विथ मैनी फंक्शंस। अब एक सिंगल टाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट था बहुत सारे रीजंस की वजह से। अब जैसे कि मथुरा ही की हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो मथुरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था 2500 साल पहले। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि सबसे पहले वो क्रॉस रोड्स पे सिचुएटेड था, जो कि दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट थे ट्रैवल के लिए और ट्रेड के लिए। मतलब दो ऐसे क्रॉस रोड्स थी, तो क्रॉस रोड्स के सेंटर पे, मतलब वहीं पे वो मथुरा सिचुएटेड था। और जो क्रॉस रूट्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो रूट से ट्रैवल करने के और ट्रेड करने के, जो कि नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ थे और नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ की तरफ थे। तो यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस बनाई गई थी पूरी सिटी में और बहुत सारे श्राइन्स भी बनाए गए थे। फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वहाँ पे, वो लोगों को फूड प्रोवाइड करते, जो लोग सिटी के थे उन सिटी के लोगों को फूड प्रोवाइड करते थे। मथुरा जो था वो एक सेंटर था जहाँ पे बहुत सारे फाइन स्कल्पचर्स देखने को मिलते थे, वहाँ पे बहुत फाइन स्कल्पचर्स प्रोड्यूस भी होते थे।
अराउंड 2000 साल पहले मथुरा जो था वो खुशानास का सेकंड कैपिटल बन गया। खुशानास के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था जहाँ पे बुद्धिस्ट की मोनास्ट्रीज थी, जैन श्राइन्स थी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप के लिए। कुछ इंस्क्रिप्शंस जो सर्फेसेस पे थी जैसे कि स्टोन स्लैब्स या स्टैचूज, तो ये सब कुछ मथुरा में फाउंड आउट हुआ है। अब जनरली ये जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस थी, जो रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स थे, वो मेन और कई बार वुमेन्स वगैरह लोग बनाते थे मोनास्ट्रीज और श्राइन्स के लिए। तो ये जो थी किंग्स या फिर क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन जो उस सिटी में रहते थे, तो ये सब लोग इन चीज़ों को बनाया करते थे। जैसे कि इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा जो कि है वो गोल्ड स्मिथ्स के बारे में मेंशन करती है, ब्लैक स्मिथ के बारे में मेंशन करती है, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, तो इन सब लोगों के बारे में जो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है मथुरा में वो मेंशन करती है। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। अब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है क्राफ्ट्स के लिए, हम लोग के पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है क्राफ्ट्स के लिए, जो कि जो जिसमें कि एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी का इंक्लूड भी है, जिसको बोलते हैं नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। अब इसका नाम कैसे मिला? इसका नाम इससे मिला कि जैसे कि जो फैक्ट है ये जनरली नदन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये जो फाइन पॉटरी है ये जनरली नदन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में फाइंड आउट होते हैं, तो इसलिए इनका यहाँ से नाम बना नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उनके पास काफ़ी सारे एविडेंस है क्राफ्ट्स के लिए, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मे बी सर्वाइव अभी तक नहीं करी होंगी। हम लोग को टेक्स्ट से ही जानते हैं कि जो मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लॉथ का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे बहुत सारे फेमस सेंटर्स भी थे जैसे कि वाराणसी नॉर्थ में, मदुरई साउथ में, और जहाँ पे मेन और विमेन दोनों लोग काम किया करते थे। बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स थे जिन्होंने अपनी एक नई एसोसिएशन बना ली थी और जिसका नाम था श्रेनिस। ठीक है, अब ये जो श्रेनिस जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बनाई गई थी, ये जो क्राफ्ट पर्सन थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, उनको रॉ मटेरियल देती थी और उनसे फिनिश प्रोडक्ट लेते थे। तो इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये जो श्रेनिस जो एसोसिएशन था, तो जो मर्चेंट्स थे वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। ये बहुत सारे लोगों के लिए एज अ बैंक भी यूज़ करते थे बहुत सारे लोग, जहाँ पे जो रिच मेन और वुमेन होते थे वो अपने मनी को डिपॉजिट करते थे और उसको इन्वेस्ट करते थे, और पार्ट का जो इंटरेस्ट होता था या तो वो पार्ट का जो इंटरेस्ट था उसको रिटर्न कर दिया जाता था, या फिर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि मोनास्ट्रीज, तो उनको सपोर्ट करने में उस पैसे को यूज़ कर लिया जाता था। अब स्पिनिंग और वीविंग के कुछ रूल्स होते थे, तो क्या रूल्स थे? तो ये जो रूल्स थे ये अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। तो जो भी लोग स्पिनिंग और वीविंग करेंगे वो वर्कशॉप्स में कर सकते हैं अंडर, और उसके लिए एक स्पेशल ऑफिशियल के सुपरविजन के अंडर ही वो स्पिनिंग और वीविंग का जितना भी काम है वर्कशॉप्स में कर सकते हैं। अब कौन कौन लोग ये काम कर सकते हैं? विडोज कर सकती हैं, यंग विमेन जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, नन्स, मदर्स ऑफ कॉर्टेसन्स, रिटायर्ड वुमेन और विमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स। तो ये सारे लोग इन सब चीज़, ये जो वेविंग और स्पिनिंग था इसका काम कर सकते थे। और वो लोग क्या बनाते थे? वुल, बार, कॉटन, हेम्प एंड फ्लाक्स, इन सब चीज़ों को वो लोग प्रोसेस करते थे। अब उसी हिसाब से जिस हिसाब से क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क होता था उसी हिसाब से उनको पे भी किया जाता था। अब जो विमेन्स थे जिनको परमिट नहीं था अपने घर छोड़ने के लिए, तो वो अपने जो सर्वेंट्स थे उनको भेज देती थी। वो सर्वेंट्स रॉ मटेरियल सुपरिटेंडेंट से ले आते थे और वो वापस से अपना काम करके, जो विमेन्स होती थी वो अपना काम करके वापस से उस सर्वेंट से सुपरिटेंडेंट को सेंड करवा देती थी। वुमेन्स जो कि वर्कशॉप को विजिट करती थी वो शाम को जितना भी उन्होंने काम किया होता था उस अपना काम इकट्ठा करके शाम को सारा काम देती थी ताकि उनको उनके पैसे वहाँ से मिल सके। अब ये काफ़ी मतलब इससे ये पता चलता है कि उधर पे काफ़ी लाइट होती होगी, तभी जो सुपरिटेंडेंट थे वो सारा वर्क देख सकते थे कि काम सही से किया है कि नहीं। तो अगर सुपरिटेंडेंट जो थे वो वुमेन्स से किसी और तरीके की बात करते थे या काम के सिवा कोई दूसरा बात करते थे तो सुपरिटेंडेंट को पनिशमेंट मिलती थी।
और अगर जो वुमेन होती थी वो अपना काम नहीं कंप्लीट करती थी तो या तो उसे फाइन पे करना पड़ता था और या फिर उनके जो थम्स थे उनको कट कर दिया जाता था। ठीक है, अ क्लोजर लुक अरिका मेदु। अब अरिका मेदु एक पुडुचेरी में एक जगह है जो कि बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स पहले अरिका मेदु एक कोस्टल सेटलमेंट हुआ करता था, मतलब समुद्र के किनारा हुआ करता था, जहाँ पे शिप्स जो थी उनका जो भी सामान था वो लोड और अनलोड हुआ करता था। अब वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्रिक का स्ट्रक्चर था जो भी मे बी वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस वो होता है जहाँ पे गुड्स या सामान वगैरह को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये एज अ वेयर हाउस एक मिला था देखने को। और जो चीज़ें थी वो इंक्लूड थी पॉटरी थी जो कि मेडिटेरियन रीजन से थी, सच एज एम्फोरे या फिर स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी जिसको कि एरेटाइन वेयर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर इंक्लूडेड थी। अब इसको कैसे बनाया जाता था? जो वेट क्ले होती थी, गीली क्ले होती थी, उसको प्रेस करा जाता था और उसको स्टैम्प मोल्ड करके ये सारी चीज़ों को बनाया जाता था। अब वहाँ पे एक और अलग तरीके की पॉटरी भी होती थी जो कि लोकल लोग बनाते थे, जो कि रोमन जो डिज़ाइंस थी उनको यूज़ करके, जैसे कि रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट दैट साइट। ठीक है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे मिली है। अब जो छोटे टैंक्स होते थे उनको भी जनरली मिले हैं, वो भी वहाँ पे फाउंड आउट हुए हैं, जिनमें कि डाइंग वैट्स और क्लोथ को डाई करने के लिए वो छोटे छोटे टैंक्स यूज़ होते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे एविडेंस हैं, जैसे कि मतलब बीड्स बनाने के लिए जो कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास वगैरह जो बीड्स बनते थे, तो उसके लिए भी वहाँ पे काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा समरी होती है फिनिश इस चैप्टर की, दैट इज वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ठीक है, इसका जो एल्सवेयर का पार्ट है वो मैं एक्सरसाइज में कवर करूंगी, तो आप उसको एक्सरसाइज में ही देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज का ही होगा, तो वहीं पे मैं कवर करूंगी इस रिस्पेक्टिव पार्ट को फॉर द एल्सवेयर, राइट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।